सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। लगा दीजिए। क्लास के बाद मिलना अभी है कि जा रहा है? टेस्ट देगा ना, बाद मिल लेना। हेलो, एलपी टेक्नीशियन के रिवीजन क्लास में आप सभी लोगों का आज स्वागत है। चलिए आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कराने जा रहे हैं आपको एलपी टेक्नीशियन के भावी जो एग्जाम होंगे, आने वाले जो एग्जाम होंगे, उनके बिल्कुल सिमिलर पेपर, मतलब जैसा एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसा पूछा जाने का संभावना है, बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस करवाएंगे। आज हम लोग अपने क्लास को क्वेश्चंस फॉर्म में देखने जा रहे हैं और आज जल्दी से इस क्लास को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख लें कि हमारा जो एग्जाम अगर भविष्य में होता है तो फिर हम उसके लिए कितने तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार अगर आप लोग को मेरी आवाज बिल्कुल साफ साफ जा रही है तो जल्दी से एक टाइप कर दीजिए, संजीव कुमार साहू। आज के क्लास में क्वेश्चन को बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए और जल्दी से एक टाइप कर दीजिए अगर आप लोग को मेरी आवाज साफ साफ जा रही है तो। साइंस का टेस्ट चल रहा है सर जी? हाँ चल रहा है। चलिए, रणधीर कुमार एक टाइप कर दिए हैं और बाकी सब लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। क्लास ऐसे भी लेट हो चुका है, 6:20 का क्लास 6:32 हो रहा है। और चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं है। फटाफट से आज 20 क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाना है। बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया है। कौन सा बल तैराकों को जल में तैरने में सहायता करता है? कौन सा बल तैराकों को जल में तैरने में सहायता करता है? ऑप्शन आपके पास है पेशीय बल, चुंबकीय बल, उत्प्लावक बल या घर्षण बल। उम्मीद करेंगे कि आज आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही करिएगा। तो मेरे प्यारे ड्राइवर्स, मेरे प्यारे टेक्नीशियंस जो भविष्य में रेलवे की नौकरी में इंटरेस्टेड है, जल्दी से आज के सवाल का सही सही जवाब दीजिए। रणधीर कुमार का आंसर सी है, मनोज का आंसर सी है, सागर कुमार गुड इवनिंग भेज रहे हैं। चलिए जल्दी से आ जाइए। बिल्कुल सही है दोस्त, पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उत्प्लावक बल। बायोन्सी फोर्स भार के विपरीत दिशा में द्रव के द्वारा लगाया जाने वाला बल है। भार के विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है तो इस पर भार नीचे की ओर लगता है और द्रव इस पर उत्प्लावक बल ऊपर की दिशा में लगाता है और यही उत्प्लावक बल हमें तैरने में मदद करता है। याद रखिएगा, ये उत्प्लावक बल डेड सी नाम ने आपने एक सुना होगा, डेड सी, मृत सागर। ये वो सागर है जिसमें कि आदमी डूबता नहीं है, क्योंकि इस के जल में इतना खारापन है, इतनी लवणता है कि इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है और इसका घनत्व बहुत अधिक होने के कारण यह अधिक उत्प्लावक बल भी लगाता है। चलिए पहला का आंसर बिल्कुल सही दोस्त दिए हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला का ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, 10 वाट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा? 10 वाट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा? जल्दी से सवाल नंबर 2 का जवाब दे दीजिए। 10 वाट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 2। जयंता जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ये भी अच्छा खासा सवाल सही करते हैं। आप लोगों में आज कंपटीशन है, जल्दी जल्दी। बिल्कुल एएलपी का सिमिलर टेस्ट है दोस्त,
बिल्कुल जैसा एलपी में पूछेगा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आज आप लोग का टेस्ट हम ऑनलाइन ले रहे हैं, फटाफट से जवाब दीजिए। 10 वाट की दर से 260 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा? आपका आंसर आने में टाइम लग रहा है, हम चाह रहे हैं फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, पावर बराबर आता है वर्क बाय टाइम, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। समय पूछा है तो यह हो जाएगा कार्य बट्टा शक्ति। कार्य कितना दिया हुआ है? 260 जूल, और शक्ति कितनी है? 10। आंसर हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 26 सेकंड। आंसर जिन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर तीसरा, सबका आंसर सही है। 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 2 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए, जल्दी से फटाफट से जवाब देना है, प्रगति पथ के राही हैं आप। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? साधारण नमक, कपड़े धोने का सोडा, पीने का सोडा, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से सही जवाब। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? मनोरंजन कुमार का आंसर है ए, सागर कुमार का डी, किसी का आंसर बी भी आ रहा है। उम्मीद नहीं कर रहे आप लोग से इस प्रकार के आंसर का, हम कुछ लोग सी दे रहे हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है बेकिंग सोडा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। साधारण नमक NaCl होता है मेरे दोस्त, कपड़ा धोने का सोडा Na2CO3 और 10H2O होता है, और पीने का जो सोडा होता है ना, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में CO2 का घोल, पानी में CO2 का घोल, ये होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आप सभी लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। बिल्कुल सही, रोशन कुमार बिहार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिल्कुल सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, रणधीर कुमार आंसर सॉरी, अच्छा सॉरी बोल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा एक बात बताइएगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, ये तो ठीक है। बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं, इसका जवाब आपको देना है। बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं, इसका कमेंट में जवाब दीजिए। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग पाउडर कहते हैं कि बेकिंग पाउडर में कुछ और होता है? तब तक आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार है? जाइलम, मज्जा, फ्लोएम, स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है, और एक क्वेश्चन का जवाब हमने आपसे एक्स्ट्रा में पूछा है कि क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है? दोनों सेम होता है, एक ने कहा, बाकी लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं। अच्छा आंसर दे रहे हैं बाकी, मनोरंजन आंसर ए दे रहे हैं, रणदीप कुमार का आंसर ए, संजीव कुमार साहू आंसर ए। चलिए बिल्कुल सही है, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा पादप उत्तक जिम्मेदार है? जाइलम। मज्जा मनुष्य में पाया जाता है, बोन मैरो जिसको कहते हैं। फ्लोएम खनिज लवण के लिए नहीं, ये भोज्य पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के लिए, परिवहन के लिए होता है। और स्टोमेटा जो होता है, इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, इसको हम रंध्र कहते हैं। चलिए अब आ जाइए, मेरा बात सुनिएगा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप लोग कहते हैं सेम तो ये गलत है। अगर बेकिंग पाउडर बोलेगा तो इसमें फिर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में इसमें मिला दो टार्टारिक एसिड, साथ में मिला दो टार्टारिक एसिड, और ये टार्टारिक एसिड ब्रेड के कड़वा स्वाद को समाप्त करेगा। ये टार्टारिक एसिड ब्रेड के कड़वा स्वाद को समाप्त करेगा। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोलो, बात समझ में आया? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? एक बार अगर समझ में आ गया तो एक टाइप कर दीजिएगा सब लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है? पूछ रहा है जो जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लैटवर्म, बी नंबर है हुकवर्म, सी नंबर है पिनवर्म, और डी नंबर है केचुआ। सागर कुमार यस बोल रहे हैं, बाकी लोग 5 का आंसर डी।
5 का डी, जयंत। मनोरंजन भी डी, रणदीप कुमार का भी डी, बिल्कुल सही है। जो जीव वर्मी कंपोस्ट पैदा करता है वह केचुआ है, और ये केचुआ याद रखिएगा एनीलिडा संघ का जीव है, एनीलिडा संघ का जीव है, और इसी को किसान का मित्र कहते हैं, किसान का मित्र। और ये वर्मी कंपोस्ट जो होता है ये मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है, यानी मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है वर्मी कंपोस्ट, मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है वर्मी कंपोस्ट। फ्रेंड ऑफ फार्मर, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैट्रोफा एक डैश है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बायोडीजल फसल, बी नंबर है बायोपेट्रो फसल, सी है रेशे वाली फसल, या डी है खाद्य फसल। जैट्रोफा, फटाफट से जवाब दीजिए, जैट्रोफा क्या है? आंसर आ गया बी नंबर बायोपेट्रो फसल। एक ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं रणधीर कुमार, बाकी लोग का नहीं आ रहा आंसर। संजीव कुमार का ए, बिल्कुल सही। जैट्रोफा एक बायोडीजल फसल है, इसको बायोडीजल कहते हैं और इससे डीजल प्राप्त किया जाता है। आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, बी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर पहला। आ जाइए 7 नंबर, HNO3 प्लस KOH गिव्स KNO3 प्लस H2O। उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? उपरोक्त अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, यहां डैश छूट गया है, चलो इसको नीचे कर देते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, अपघटन, रेडॉक्स, उदासीनीकरण, संयोजन। पता नहीं, कोई बात नहीं है, लिख लो बायोडीजल है। उपरोक्त अभिक्रिया किसका उदाहरण है? देखो नाइट्रिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर दे रहा है, आपको बताना है ये कैसा है। 7 का आंसर दे रहा है लोग बी, बिल्कुल गलत है। देखो बी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? देखो इधर कंपाउंड है, इधर कंपाउंड है, इधर कंपाउंड है, इधर कंपाउंड है, मतलब इधर भी यौगिक इधर भी यौगिक, इसीलिए इसमें आप कह रहे हैं अगर इसको रेडॉक्स रिएक्शन, ये गलत है। अपघटन तो हो नहीं रहा है और संयोजन भी हो नहीं रहा, आंसर होगा उदासीनीकरण। क्यों? देखो प्रबल अम्ल जब भस्म के साथ, प्रबल भस्म के साथ रिएक्ट करेगा, या ऐसे कहो अम्ल और भस्म रिएक्ट करेगा तो लवण और जल बनाता है। अम्ल है पोटेशियम नाइट्रेट, चलो ऐसे करते हैं, अम्ल है पोटेशियम नाइट्रेट, भस्म है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल है पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है, अम्ल है नाइट्रिक एसिड, भस्म है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाया सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट, और ये बनाया वाटर जल। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो ये जो हमारा रिएक्शन होगा ये होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक बार के लिए बोलो, सबको बात समझ में आया क्या? रोशन कुमार, BRSI न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही। एक बार बोलिए, सबको बात समझ में आया क्या? ये रिएक्शन क्यों से पता चला? एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट और वाटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर, तिवारी बाबा यस सर दे रहे हैं, चलिए बाबा लगल रहिए। अगला क्वेश्चन है HNO3, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आ जाओ अगला क्वेश्चन। पत्थर के एक टुकड़े को, पत्थर, ये 7 2 बार आ गया, नहीं 6 है था ना, अच्छा ठीक है, 6 7 7, कोई नहीं, नुकसान नहीं हुआ। पत्थर के एक टुकड़े को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है, 160 मीटर गिरने में पत्थर का वेग क्या होगा? जल्दी से। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रलाइजेशन, वेरी गुड। आ जाओ, पत्थर के टुकड़े को किसी मीनार की चोटी से गिराया गया, 160 मीटर गिरने पर पत्थर का वेग क्या होगा? आपको ये जवाब देना है जल्दी से। आंसर सी दे रहे 48। चलिए अब देखते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है V² बराबर U² प्लस 2GS। ठीक है, गिराया जाता है इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, ये खत्म हो गया। 2 G का मान आप ले लीजिए कितना, 160 है ना, तो ले लीजिए -9.8,
माइनस क्यों लेंगे? माइनस हमेशा लेना है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, माइनस। और एस 160 मीटर गिरना है तो गिर रहा है, नीचे आ रहा है, माइनस लेंगे, -160। अब देखो सीधा सीधी, जीरो से पॉइंट कट गया, 98 गुणा 2 196, v स्क्वायर बराबर हो गया, तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा 2 गुना 98 कर दो 196 और गुना 16, इसका रूट करोगे तो 14 और इसका करोगे तो 4 और 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। आंसर हो जाएगा 56 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। एक आंसर सी गलत हो गया ना बच्चा, आंसर हो जाएगा कितना? आंसर हो जाएगा 56 मीटर पर सेकंड। नहीं याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, गिरने में लगा, गिरने मतलब कि x डिस्टेंस गिरने के बाद वेग निकालना है, डायरेक्ट लिख लेना v बराबर √2gs। 160 मीटर गिरने के बाद अगर वेग निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, v बराबर √2gs। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। एक विद्युत फिलामेंट से होकर प्रति सेकंड 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक बार के लिए जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। कहता है एक विद्युत फिलामेंट से होकर प्रति सेकंड 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करें। देखो एक बात है कि एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? 0.5 कूलम, यानी ये हमारा हो गया चार्ज। अब प्रति सेकंड ही निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है Ne, तो N बराबर हो जाएगा Q बटा E। Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.5 और E का वैल्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुना 10 का पावर -19। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5/16 यानी कि 0.3 और 2 जीरो है ना, तो 3 1 16 48 2 0 16 का 16 25 गुना 10 का पावर 19, 1 दशमलव इधर कर ले आएंगे, 3.125 गुना 10 का पावर 18। आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा 9 का, ऑप्शन नंबर 4। 9 का हो जाएगा आंसर नंबर 4, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आ रहा है सबका। बोलो जल्दी से, सबको बात समझ में आ रहा है क्या? आ जाइए, 9 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का है, 9 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाले एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 3 mm, 1 mm, 4 mm और 5 mm। कितना सेंटीमीटर का वस्तु है? 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाला वस्तु। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, क्वेश्चन बनाने का जरूरत ही नहीं है। बात को समझना, क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 मिलीमीटर ऊंचाई का वस्तु है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, 2 से छोटा। 3 आंसर होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, आंसर हो गया बी नंबर 1 mm। 10 का आंसर हो गया बी नंबर। 4 नंबर जो आंसर दे रहे गलत दे रहे, चलो जो बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है आंसर, बनाने का आपको जरूरत ही नहीं था। ऐसे अगर बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया। उत्तल दर्पण है, प्लस होगा। U का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है तो U का मान तो माइनस होता है। V निकाल लो, 1/V प्लस 1/U, 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। वैल्यू पुट कर दो, 1/V बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। आगो 1/V बराबर 1/F का मान कितना है? देखो +20 और U का मान कितना है? देखो -20। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 1 + 1, ऊपर हो जाएगा 1 + 1।
तो ये हो गया v बराबर 2/20 यानी 10 सेंटीमीटर। m बराबर होता है -v/u, m बराबर -v/u, तो माइनस बाहर होगा ना, m बराबर होता है -v/u, ये हो जाएगा माइनस v का मान कितना आया भाई 10 और u का मान कितना -20, यानी m का मान हो गया माइनस माइनस कट गया 1/2। आवर्धन 1/2 मतलब प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के आकार का आधा हो गया। देखो 2 का आधा कितना होगा 1, आंसर हो गया बी। लेकिन हम लोग चाहे तो इस सवाल को अगर थोड़ा सा सोचें तो बिना देखे भी बनाए सकते थे। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, बोलो एक बार के लिए सबको ये समझ में आया क्या, कैसे हल हुआ? जल्दी से टाइप करो अगर समझ में आ गया। एक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जल का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। देखो जल का दिया हुआ है 4/3, जल का 4/3 और कांच का कितना दिया है, कांच का दिया हुआ है 3/2। आगे क्या पूछा, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको नीचे रख देना। कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का कितना है बोलो 3/2, जल का कितना है बोलो 4/3। आंसर हो गया 9/8। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा, बिल्कुल सही संतोष कुमार। बोलो एक बार के लिए सबको बात समझ में आ रहा है क्या? यस, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। क्वेश्चन नंबर आ जा 12 नंबर, क्योंकि आपको पता है कि आप चैनल को जब ग्रो करवाइएगा तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा अच्छा क्वेश्चंस आप लोग को जरूर करवाएंगे। आइए, ए और बी दो वस्तु समान वेग से गतिशील है, ए का वजन बी से 10 गुना अधिक है, ए और बी के गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? देखो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। ए और बी दो वस्तु समान वेग से गतिशील हैं, कट गया आधा, संख्याएं कट गया। गतिज ऊर्जा समानुपाती हो गया द्रव्यमान के। कहता है ए का वजन बी से 10 गुना अधिक है, यानी ए का अगर हम बी का अगर हम 1 मानेंगे तो ए का 10 मानेंगे। ए का वजन बी से 10 गुना अधिक है, ए और बी के गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती है, अनुपात हो गया 10:1। आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। सर इसका पीडीएफ डाल दीजिएगा। ओके, पीडीएफ अभी डाल देंगे थोड़ा देर में, क्लास खत्म पीडीएफ चला जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना कहलाता है। श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 विभिन्न रंगों में टूट जाती है। इसको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना किसने खोजी थी? न्यूटन ने। वर्ण विक्षेपण की घटना किसने खोजी थी? न्यूटन ने। 13 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। वेरी गुड संजीव कुमार, संतोष कुमार, जयंता, बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, बहुत मस्त तैयारी है। वर्ण विक्षेपण में जो सबसे ज्यादा विचलित होगा रंग वह होगा बैंगनी और सबसे कम जो विचलित होगा रंग वह होगा लाल। चलिए इसी प्रकार के पर डे हम आपको एएलपी पीटी का प्रैक्टिस करवाएंगे। 20 क्वेश्चन पर डे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, रिएक्शन, डायग्राम, फिगर, सब कुछ। एक बार जल्दी से इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ। शक्ति, धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच अपने ग्रुप में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है और बता देते हैं शनिवार को, सॉरी सोमवार को 15 तारीख को शाम को 4 बजे, सोमवार 15 तारीख शाम को 4 बजे एएलपी केमिस्ट्री का मैराथन क्लास लगेगा। 2018 में पीटी का जो एग्जाम हुआ उसका जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे। एक क्लास स्टार्ट होने से 4-5-6 घंटा पहले आपको पीडीएफ प्रगति पथ के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एएलपी 2018 का सारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन 15 तारीख शाम 4 बजे।
मकर संक्रांति का दिन है, आराम से खा पी करके बैठेंगे पढ़ने और पढ़ाने के लिए। चलिए आ जाइए। शक्ति, धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के बीच में गलत संबंध कौन सा है? P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई आर स्क्वायर, ये तो संबंध सही है। P बराबर बी स्क्वायर बाई आर, ये भी संबंध सही है। P बराबर आई स्क्वायर, अच्छा ये गलत है, ये गलत है। आई स्क्वायर आर तो ये है ना, ये सही है, ये सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? आंसर हो जाएगा P बराबर आई आर स्क्वायर, ये गलत है। आंसर हो गया 12 का ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। विनायक आ चुके हैं क्लास में। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 15। डैश के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल भी है। इसी अम्ल को आपने चींटी में पढ़ा है। चींटी जो होता है, चींटी वो जब काटता है तो उसका जो जलन होता है वह इसी मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। चलो मेरे प्रगति पथ के राहियों, इस सवाल का सही जवाब दो। जयंता का आंसर 4 है, बाकी लोग का आंसर अभी तक आया नहीं। आंसर हो जाएगा बिच्छू बूटी, बिल्कुल सही है। आंसर हो गया 15 का ऑप्शन नंबर 4, बिच्छू बूटी, बिल्कुल सही दोस्त। आ जाओ आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर है 16। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होते हैं, बिल्कुल सही है पहला। कौन से कथन सत्य हैं? सभी प्रतिरोध, मान लो ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2, ये प्रतिरोध है R3, पैरेलल में कैसे जोड़ोगे? सबको यहां से जोड़ दोगे दो दिए गए बिंदु के बीच, और फिर इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल दोस्त सही है, सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होता है। एक नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा ये, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है, गलत। तुल्य प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध से, यानी इसमें जो मिनिमम होगा उससे भी कम होगा, इसीलिए दूसरा हमारा गलत है। अब दूसरा हमारा गलत है तो ये वाला स्टेटमेंट तो आंसर होगा नहीं। आगे आयो, प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होता है, बिल्कुल सही। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 17। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए मेरे दोस्त। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम? क्या है प्रेरित धारा की दिशा? फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। कुछ लोग गलत दे रहा लगता है, 17 का डी नहीं होगा। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, बायां हाथ का जो नियम होता है वह बल की दिशा बताता है, इसलिए आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए। तिवारी बाबा बहुत देर बाद आंसर दिए हैं। मनोरंजन का भी आंसर बहुत देर बाद आया। मुकेश पाल जुड़ चुके हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अस्थिर अनुपात के नियम को संतुष्ट करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, अभिकारकों और उत्पादों के उन द्रव्यमानों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिनमें ये अभिक्रिया करते हैं, या अभिकारकों के उत्पादों को उन आयतनों के अनुपात को दर्शाने के लिए जिसमें ये अभिक्रिया करते हैं? जल्दी से बताओ दोस्त कौन सा आंसर होगा 18 का? नहीं, कुछ लोग भी, बिल्कुल सही है। कौन सा रम्य समीकरण है? संतुलित। संतुलित में अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं, इसलिए 18 का आंसर होगा बी नंबर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुष्ट करने के लिए। आइए कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं। 19, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बताओ कौन सा सही है? पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है?
जल्दी से देखो, सबसे ज्यादा क्रियाशील तो क्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम है, पहला तो सही है। उसके बाद सोडियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद कॉपर है। इसका ऑर्डर गड़बड़ हो गया, यानी पोटेशियम सोडियम जिंक, ये गड़बड़। पोटेशियम सोडियम जिंक कॉपर AgHg, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए नंबर सही है। Zn के बाद Hg आएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? देखो, मेंढक जैविक घटक है, मृदा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। तो आज का क्लास यहीं तक रहा। आप लोगों ने मेरे साथ शानदार शानदार तरीके से 20 क्वेश्चन का लगभग लोगों ने सही जवाब दिया है, और इससे यह मान करके चला जा सकता है कि आपकी तैयारी ढंग से चल रही है। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे और इसी प्रकार से और अच्छे अच्छे और शानदार क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक बार के लिए जल्दी से सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करिए, और इसी प्रकार से क्लास में जुटे रहिए। सोमवार 15 तारीख शाम को 4 बजे केमिस्ट्री का क्लास होगा। ALP 2018 के सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, और दोस्तों के साथ भी इस बात को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब रीजनिंग वाले सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं। हेलो 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 हेलो। चलिए, टिक टिक टिक। तो चलिए शुरू किया जाए। तो हो जाए शुरू। तो आप सभी को गुड इवनिंग। तिवारी बाबा बोल रहे हैं राम राम सर जी। हाँ बाबू, राम राम सभी को गुड इवनिंग। चलिए बाबू, हम लोग यहाँ से ALP टेक्नीशियन बैच के लिए जो क्लासेस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होता है, और इसमें हम लोग आज देखेंगे एक नया चैप्टर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और आएगा अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा अब एनालॉजी का। एनालॉजी का क्वेश्चन होगा आज, एनालॉजी चैप्टर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? ACEG। एनालॉजी मतलब सादृश्यता, मतलब सामान्य दृश्य वाला। एनालॉजी मतलब सादृश्यता यानी कि सामान्य दृश्य वाला। इसका सीधा मतलब है
हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं यहां से क्वेश्चन हमारा। तो प्रश्न है हमारे पास, पहला क्वेश्चन, ACEG, ACE और G, और इसका रिलेशन किसके साथ? IKMO के साथ, IKMO। अब इसका संबंध इसके साथ पहले दर्शाना है। जब इसका रिलेशन यहां पर क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे इसका रिलेशन इधर हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या हुआ है, +8, यहां भी बाबू +8, यहां भी +8 और यहां पर भी +8। सभी लेटर के पोजीशन में +8 करने पर यहां पर ये वाला समूह हमको प्राप्त होता है। तो PRT भी, PRT और भी, इन सभी में भी +8 कर देना है, इन सभी में भी +8 कर देना है। तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या, 16 + 8 = 24, यानी कि x। और सबसे पहले आप देख लीजिए x इसी एक ऑप्शन में है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बाबू ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर डी ऑप्शन। तिवारी बाबा बोल रहे हैं डी ऑप्शन, बिल्कुल ही सही आंसर आपका। इसके बाद इसमें क्या हुआ, r + 8 = बाबू कितना, तो हो जाएगा 26, यहां पर हो जाएगा 28 यानी कि बी, और यहां पर हो जाएगा 30 यानी कि डी। XZBD ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, DRIVEN, और इसका जो है समान रूप से जो सादृश्यता हम लोग निकालेंगे, ये लिखा गया है EIDRVN। और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, क्वेश्चन एनालॉजी समझ करके बाबू, एनालॉजी समझ करके मत सोचिएगा कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब खतरनाक खतरनाक है, बनाइए इसको तब समझें क्या आंसर आएगा। क्या है लिखा हुआ, DRIVEN, और यहां क्या है, EIDRV और N, यही लिखा है। क्या हुआ इसमें, ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। वॉवेल, सबसे पहले क्या किया गया है, वॉवेल को वर्णमाला के क्रम अनुसार एडजस्ट किया गया। किसको, वॉवेल को, वॉवेल को वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया। इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट हैं वो उसका वर्ड में जो उसका क्रम है उसी क्रम में उसको एडजस्ट कर दिया गया। जो वर्ड में उसका क्रम है, ड्राइवन इस शब्द में जो इसका क्रम है उसी क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया गया। तो यहां पर लिखा है BEGUM, तो वॉवेल को बाबू वॉवेल के क्रम में E और U, उसके बाद BGM, BG और M, इस प्रकार से EUBGM। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन। क्लियर है क्वेश्चन, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक रहा ये। अगला सवाल, क्वेश्चन आपके पास है क्लोज, CLOSE, और इसका क्या लिख रहा है, DNRWJ, तिवारी बाबा BBB, उसके बाद कोई कमेंट्स नहीं, यानी कि लग रहा है क्वेश्चन एनालॉजी है, एनालॉजी सब समझ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन बन नहीं रहा है। क्वेश्चन खतरनाक लाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बाबू एक से एक बढ़ के खतरनाक खतरनाक है। चलिए देखिए क्या है, क्लोज, CLOSE, DNRW और J, यहां पर +1 +2 +3 +4 और +5, यही किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन इसमें बढ़ते। ओपेन का कोड क्या होगा, OPEN, ओपेन के लिए क्या आया, O में +1 तो हो जाएगा बाबू P, यहां पर +2 तो हो जाएगा बाबू R, यहां पर +3 हो जाएगा H, और यहां पर +4 हो जाएगा R, PRHR, PRHR। ऑप्शन बाबू C 3 ऑप्शन, ऑप्शन C 3 ऑप्शन। तिवारी बाबा बोल रहे हैं C ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4, आंसर आप लोग कमेंट्स कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, आंसर कमेंट कीजिए। 4, SKIP, SKI और P, RIF और L, S और R -1, -2, -3 और -4, -1, -2, -3 और -4 किया गया है। KY KZ -1, -2, -3, -4, यहां पर -1 करेंगे J हो जाएगा, -2 करेंगे W हो जाएगा, -3 करेंगे यहां पर और हो जाएगा क्या चीज H, -4 करेंगे हो जाएगा V, JWHV, JWHV ऑप्शन हो जा रहा बाबू D, ऑप्शन 4, ऑप्शन D, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान से। 7 का स्क्वायर -7 होता है बाबू 42, 7 का स्क्वायर -7 होता है 42 और 8 का स्क्वायर -8 होता है बाबू 56। 7 का स्क्वायर -7 और 8 का स्क्वायर -8। उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर -12 हो जाएगा 132। 7 में +1 किए तो 8 हो गया, 12 में +1 कर देंगे हो जाएगा बाबू 13। 13 का स्क्वायर -13, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 में जब आप बाबू 13 लेस कर देंगे हो जाएगा 156। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 156, ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, क्या लिखा है 11, 121 और 110। क्या देखिए 11 का स्क्वायर कीजिए हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर -11 कर दीजिए हो जाएगा 110। यही सिचुएशन आप यहां रखिए। 15 का स्क्वायर कीजिए हो जाएगा 225 और 15 का स्क्वायर -15 कर दीजिए हो जाएगा 210। अब यहां पर आप देख रहे हैं 11 के बाद 15 आया है +4, तो 15 में +4 करिएगा तो हो जाएगा 19। तो 19 का स्क्वायर कर दीजिए 361 और देख लीजिए 19 वाला सिर्फ और सिर्फ इसी में है। और बाबू 19 का स्क्वायर -19 कर दीजिए हो जाएगा 342। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। इसका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 7, क्या लिख रहा है इसमें ध्यान से देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में 122 11 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 122, 12 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 145। यहां पर बाबू वो 226 है, तो क्या हो रहा है 15 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 226। 11 में 1 ऐड कर दे रहे हैं तो 12 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 15 में +1 कर देंगे 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर +1 हो जाएगा बाबू 257। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन सी। क्लियर है सबका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ध्यान से इसको देखिए। 2, 4 और 8, 2 है 4 है और 8 है। 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से हो जाएगा बाबू 10, यहां आ गया। 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से हो गया 20, ये बाबू यहां आ गया। और 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हो जाएगा 40, ये बाबू यहां आ गया। इसी प्रकार से यहां पर जो है हमारे पास लिख रहा है क्या चीज ध्यान से देखिए।
3, 6 और 9, 3 है, 6 है और 9 है। 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, हो जाएगा 15। 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, हो जाएगा 30, और 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, हो जाएगा 45। 15, 30 और 45 ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर डी ऑप्शन। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, सब लोगों का क्लियर है सबका बाबू। चलिए यहां से फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 42 है और 56 है। 7 का स्क्वायर माइनस 7 कर दी, हो गया 42। 8 का स्क्वायर माइनस 8 कर देंगे, हो जाएगा 56। 11 का स्क्वायर माइनस 11 कर दिए 110। अब आप देख लीजिए 7 में प्लस 1 तो 8, और बाबू 11 में प्लस 1 तो कितना 12। 12 का स्क्वायर माइनस 12 कर दीजिए, 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 में जब बाबू आप 12 लेस करते हैं तो हो जाता है कितना 132। 132 आंसर हो जाता है इसका 132। ऑप्शन हो जाता है 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहां से। 9 के बाद 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या लिख रहा है, 5 है और 100 है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 20 किए तो 100 हो गया। 4 है और 64 है, 4 में हमने 16 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हो गया। यहां पर देखिए 4 है और 80 है, 4 है और 80 है, 4 में मल्टीप्लाई किया मैंने 20 से, 80 हो गया। यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई, यहाँ पे 20 तो यहाँ 16, यहाँ 20 तो यहाँ पर क्या 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 48। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। इस 11 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। आप लोगों को करना है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, 16 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए बाबू, 32 हो जा रहा है। 16 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 32 हो जा रहा है। और 56 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 111 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बाबू 112, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बाबू बी। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ध्यान से। 144, यानी कि बाबू ये हो गया 12 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर में जो है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। 12 का स्क्वायर है और यहां पर क्या लिखा हुआ है बाबू, तो 10 लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या क्या होना है, चलिए इसको ध्यान से समझते हैं, ऐसे तो नहीं होगा। 10 प्लस 2 इक्वल टू 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144। तो यहां पर जो 13 का स्क्वायर दे रहा है, तो 11 प्लस 2 इक्वल टू 13, और 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169, यानी कि वाट के स्थान पर हो जाएगा 11, ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन 2 नंबर, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 में आप यहां पर क्या करिए, तो हमारे पास जो लिखा है 4 1 3 2, 4 1 3 2, आप देखिए 1 2, ये अल्टरनेट गया, ये सीधे यहां रहा और ये वाला इधर चला गया,
वही सिचुएशन 5 6 7 8 के साथ अपनाइए। पहले ये 5, ये वाला 8 यहां आ जा रहा है, 5 आ जाएगा यहां पर, 6 चले जाएगा लास्ट में और 7 आ जाएगा यहां पर। आंसर हो जाएगा 8576, 8576 ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 763 और यहां पर है 856। तो 763 में अगर आप 93 ऐड कर देते हैं, 763 में यदि आप 93 ऐड करते हैं तो 856 आ जाता है। उसी प्रकार से 637 में अगर आप 93 ऐड कर देते हैं तो यहां पर जो है 0 9 1 10 3 13 13 और यहां पर 730 हो जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, 730 ऑप्शन बी। 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है देखिए, 36 है और 324 है। क्या है, 36 है और 324 है। तो 36 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, 324 हो जाता है, 324 हो जाता है। उसी प्रकार से 49 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, 49 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, 441 हो जाता है, 441 हो जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबका? तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों का मैथ्स का क्लास होगा यहां से आगे, तो हम लोग मैथ्स का क्लास यहां से देखेंगे। तो चलिए, रीजनिंग के क्लास आज यहां ही, आज हम लोग एनालॉजी का क्वेश्चन देखें, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद। मैथ्स का क्लास अभी चलेगा, मैथ्स के क्लास में आप लोग अब जुड़ेंगे। उसको हम लोग देखा गया क्वेश्चन मिशन आता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, दो प्रकार के गेहूं जिनका क्रयमूल्य 15 और 10 है, इसे किस अनुपात मिलाए ताकि मिश्रण का क्रयमूल्य 13 रुपये हो जाए। तो 13 रुपये हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है 13 रुपये ले जाइए। अब यहां देखिए 13 रुपये, अरे क्वेश्चन भाग गया। चलिए पहला क्वेश्चन में हम लोग यहां पर दिया हुआ क्वेश्चन में ना कि 15 और 10, एक बात है एलिगेशन का नियम है, बीच में वैसा नंबर सी, यहां देखिए एक मिनट रुक जाइएगा, सी डी और एम, सी मीन्स होता है चीपर,
डी होता है डियरर, एम होता है मीन, सस्ता, महंगा और औसत। हमारा कहने का मतलब है सी जो होता है एम से छोटा और डी जो होता है एम से बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर एम यहाँ होता है, सी लिखे या डी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, इधर या उधर हो सकता है। इसका अंतर तो डी माइनस एम होता है, ये होगा एम माइनस सी। ये एक दूसरे का क्या होता है, अनुपात होता है। ये दिमाग में पहले सेट कर लीजिए, ये होगा एलिगेशन का फॉर्मेट। अब चलिए 15, 10, 13, तो 13 को तो पहले बीच में रख लीजिए, पहले 15 है तो 15 रखिए, इधर लिखिए 10, क्रॉस कर दीजिए, 3 और 2 का रेशियो, आंसर क्या होगा 3:2। सही बनाया, 3:2। तो नेक्स्ट आइए, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के पास है। देखिए 14 रुपए किलो कितनी चीनी 9 रुपए किलो का 44 बेचता है, 13 रुपए 20 पैसे बेचने पर 10% लाभ, इसको क्रय मूल्य बनाइए। 1320 बटा 110 गुना 100, ये पॉइंट है, इसको हटाएंगे, ये 100 कट जाएगा, तो ये 0 काटिए, ये होगा 12 रुपए। एक है 14 रुपए, दूसरा है 9 रुपए, बीच में रखिए 12 रुपए। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3, ये होगा 2, 2 का वैल्यू हमारे पास 44 है, 1 यूनिट वैल्यू 22 होगा, तो 3 यूनिट का होता है 22 या 66, आंसर होगा 66 kg। आंसर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, देखिए कौन कौन बच्चा बनाया, नहीं बनाया, हाँ बच्चा है बनाया है, 66 kg। चार आ गया, 3 आ गया। जी दूध के साथ पानी किस अनुपात मिलाया जाए ताकि बेचने पर 20% लाभ हो। तो जो लाभ होता है, जो क्रीम आता है, तो पहले के दूध के साथ पानी, तो मिल्क और वाटर, जो लाभ होगा वो 20 होगा और जो खरीदा जाएगा वो 100 होगा। आंसर लिखिए 5:1, आंसर लिखिए 5:1। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आइएगा, 5वां आ गया, चलो। एक आदमी 7.5 रुपए लीटर की दूध खरीदता है, उसमें कुछ पानी मिलाकर 9 रुपए बेचता है, तो 50% लाभ होता है, 50% है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य पहले निकालिए, 9/150 गुना 100, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ से काटो 3, आंसर हो गया 100। एक है 7.5, ये हो गया मिल्क, वाटर का दाम क्या होगा 0, यहाँ होगा 6, सॉल्व कीजिए, 6 और 1.5, 4:1, आंसर होगा 4:1। आंसर लिखिए 4:1। अब यहाँ कहता है दूध होगा 4 + 1, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4/5 गुना 100। अब देखिए क्या होगा, कितना परसेंट होगा 80%, आंसर लिखिए 80%। सही है, चलिए समझे, कहाँ है सब,
नेट नहीं चल रहा है हैं? मेरा मोबाइल में नहीं चल रहा है इसलिए बोल। चलें अगला देखिए, आ जाइए। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3, 2:3 के अनुपात में है। दोनों बर्तन किस अनुपात में? आधा दूध आधा पानी, माने 1:1। तो 4/3, तो 4:3 है, 2:3 है, 1:1 है। इसमें एक पार्ट को लेकर चलिए, जैसे 4/7, 2/5, यहाँ 1/2 क्रॉस कीजिए। तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1:10, ये होगा 7 दूना 14, 4 दूना 8, 7, 1, ये होगा 5, ये हो गया 7। रेशियो हो जाएगा 7:5। आंसर होगा 7:5। आगे बढ़िए। चलिए कौन क्वेश्चन है? दूध एवं पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। तो पहले क्या है? 7:2 है, और हो जाता है 7:3। ये बढ़ा कितना? 1। तो 9 यूनिट, ये जो है 9 यूनिट है 729, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 81। आंसर मारिए 81। अब देखिए, कहता है दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में अनुपात है 2:1। 2:1 है, अब करना है इसको 1:2। अब बताइए, इसको बढ़ाना है तो इसको बराबर करना, तो 2, इसको 2, अंतर कितना होगा गया? 3 का। अब पहले भी 3 यूनिट था, उसका वैल्यू 60 है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 60 लीटर। आ जाइए, नेक्स्ट आइए। एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची? आप देखिए, एक है 8%, दूसरा है 18%, बीच में रखिए 14%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 4:6, रेशियो होगा 2:3। तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 होगा, तो किस पर पूछ रहा है? 18%। 18 वाला इधर 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। आंसर होगा इसका कितना? 30 kg। विस्की का डिस्की का एक बोतल 40 अल्कोहल, इसमें कुछ भाग निकाल कर 19 अल्कोहल वाले विस्की बदल दिया जाता है। देखो 40% है, बदले 19% से हो गया 26%। इधर घटाइएगा तो 7 होगा, 14 होगा, रेशियो होगा 1:2। अब कहता है कितनी विस्की को बदला गया? तो इधर वाला से बदला गया, कितना बदला गया? 2/3 भाग। आंसर होगा 2/3 भाग। 11 नंबर क्वेश्चन था। बारह नंबर आई। एक कनस्तर 2A और B का अनुपात 7, इनमें से 9 लीटर निकाल दिया जाए। B द्वारा कनस्तर भर दिया। इस नए मिश्रण को A तथा B अनुपात 7 अनुपात होता है। कनस्तर प्रारंभ में A कितना था? पहले बताइए। 7:5 था, बन गया 7:9। अब देखिए इसमें बढ़ा कितना? 4, तो 4 9, तो 9 7 16 बराबर कितना होगा? 9 गुने 16/4, 4 36 लीटर, माने 36 लीटर का बर्तन होगा। अब ये 36 पहले किस रेशियो में था? ए की बात कर रहे हैं, तो 7/12 गुना 36, 3 से काटिए तो 7 कितना होगा? 21 लीटर। आंसर होगा सी।
चलिए तेरह। एक आदमी दूध और पानी मिलाकर दूध के क्रमशः 25% लाभ होता है, तो मिश्रण पानी कितना प्रतिशत है? तो मिल्क एंड वाटर का पहले रेशियो अभी तुरंत बताए थे, जो क्रीम आता उधर लाभ हुआ, जो खरीदा जाए वो 100% होगा। रेशियो होगा 4:1। अब बताइए पानी 1 लीटर पूरे 5 लीटर में बोल रहा है, 1 गुने परसेंट निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/5 गुना 100 कितना परसेंट होगा? 20% आंसर होगा। कौन ऑप्शन होगा? आ जाइए। 14 क्या दिया है? 50 लड़के लड़कियों में 41 रुपए इस पर बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसा, प्रत्येक लड़के को 65 पैसा। लड़कियों की संख्या क्या है? तो पहले तो 41 रुपया को 4100 पैसा कर दीजिए, अब बट्टा 50, इसका मतलब 82 हो गया यूनिट। अब चलो बॉयज और गर्ल्स में आ जाओ। बॉयज को मिलता 90, इसको मिलता 65, बीच में रखिए 82। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 17:8 का रेशियो हो गया। अब देखिए किसका पूछा? लड़कों की संख्या। तो लड़का की संख्या यहां से निकालोगे तो 17 बटा कितना होगा? 25 गुना 100 कितना होगा? 34। तो लड़का कितना होगा? 34। ठीक है। एक बर्तन द्रव भरा हुआ, इस मिश्रण में से 5 अंश दूध और 3 अंश पानी, 5:3, उसके स्थान पर कितना मिलाया जाए ताकि मिश्रण अब आधा दूध आधा पानी, तो 1:1। अब देखिए तो कहता निकाल लिया जाए तो कितना क्या मिलाया जाए? उसके साथ स्थान पर उतना ही पानी, तो पानी वो 3/8। अब यहाँ जाओ बाहर से 1, यहाँ होगा 1/2। सॉल्व करो 1/2, यहाँ 8 होगा, ये होगा 1/8। 4:1 कितने भाग को बदला गया? इधर से पार्ट किया गया, 1/1 + 4, आंसर होगा 1/5। आंसर इसका हो जाएगा 1/5 लीटर। फिनिश हो गया। फिर कल नए टॉपिक के साथ आएंगे।